ओके मैडम, ओके, जस्ट शेयरिंग विद यू, शेयर पीडी। हाँ, मैं पूरे चीज को रिकॉर्ड, अभी तो मैंने कुछ, मैं पूरा सेशन मैडम रिकॉर्ड कर, अभी तो मैं समझ लीजिए कुछ पढ़ाया ही नहीं हूँ, बस मैं शुरू करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई चीज नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मैंने जो शेयर किया है ये आपको नजर आ रहा है? हाँ हाँ, नोट्स अगर आपको मिल गई तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप ये मान के चलिए एक एक पॉइंट आपके सामने रहेगा, एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। नहीं नहीं, उसमें मैडम कुछ नहीं है, मैंने अभी वही मैंने बात किया था कि जो नोट्स में उस पे क्रॉस लगा हुआ है, एक्चुअली में इसका थर्ड एडिशन आ रहा है, तो मुझे कुछ चीजें आगे पीछे जोड़नी है, बट मेरे पास वही एक किताब थी ही जिसको मैंने करेक्शन के लिए दिया हुआ है। दिस इज व्हाई यू गॉट क्रॉस की उसमें, तो वो सही है, उस पे आपको जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, अच्छा मुझे ये बताइए, जो अभी मैंने शेयर किया, आर यू गेटिंग इट? नहीं इस मे, नहीं, मेरी स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है जो मैंने शेयर किया? हाँ, बस आप स्क्रीन पर एक एक पॉइंट देखते चलिए जो मैं रीड करने जा रहा हूँ, बिकॉज इसमें से आपको एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर उससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ये कहा गया है कि पोइट्री इज द वर्स ऑफ मैन्स सोल। देर इज अ डिफिनीशन कि पोइट्री, दिस इज व्हाट लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, उसके बाद है रेटरिक एंड प्रोसोडी, definition of poetry. So when I am saying ki definition of poetry, then there is one definition, and what is that ki poetry is the voice of man's soul. This definition has been given by whom? This definition has been given by Swinburne. And remember that अगर आपको कहीं पे लगता है कि कम नजर आ रहा है या अगर आपको कोई पॉइंट लिखना है, तो यू कैन स्टॉप मी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन, बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. we have to study this particular part very seriously, very attentively, very passionately we have to listen. तो जो मैंने पहली डिफिनेशन बताया है वो क्या है? पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल। जो पोइट्री है वह आदमी के आत्मा की आवाज है। यह बात किसने कही है? स्विनबर्न ने कही हुई। इट हैज बीन सेड बाय whom? इट हैज बीन सेड बाय स्विनबर्न. There is another definition. Poetry is God and God is poetry. It does not need to explain, but ultimately this definition had been given by Robert Bridge. Who has given this definition? This definition has been given by Robert Bridge. Now the third definition is poetry is a metrical composition. It is the art है, and what happened I don't know. Uh, let me share it again. Let me share it again. Let me share it again. Now I think you are getting it. Is it visible? Can yeah, yeah, yeah. So I was telling you about third definition, and what is the third definition? Poetry is a metrical composition. Poetry जो है कैसी composition है? Metrical composition. अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया है, बिकॉज अभी मुझे 52 लोग नजर आ रहे हैं, जबकि इसके पहले 2 या 3 मिनट पहले आई सा ओनली 20 attendees, बट दिस टाइम देर आर 52 attendees. जस्ट आई वांट टू टेल देम कि अभी मैंने शुरू किया है और पहला जो टॉपिक है वह डिफिनीशन ऑफ पोइट्री है। और उस डिफिनीशन ऑफ पोइट्री में हमने पहली डिफिनीशन क्या बताया है कि पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल। पोइट्री आदमी के आत्मा की आवाज है। यह बात किसने कही है? स्विनबर्न नाम के एक क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा है।
अगर आपको इसमें कम नजर आ रहा होगा तो पूरा मैटर मैंने शेयर किया, पीडीएफ फाइल ग्रुप में मैंने शेयर किया है, वहां से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ आप समझ लीजिए। बाकी वहां पर उस चीज को आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से वहां पे उसको कर सकते हैं। तो एक जो पॉइंट निकल करके आया वह कौन सा पॉइंट है कि पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल। दूसरा है पोइट्री इज गॉड एंड गॉड इज पोइट्री। जो पोइट्री है वह अपने में गॉड है और गॉड अपने में पोइट्री है। यह बात कौन कहते हैं, रॉबर्ट ब्रिज कहते हैं, एक क्रिटिक है रॉबर्ट ब्रिज। तीसरी जो डिफिनेशन है कि पोइट्री इज अ मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, और यह डिफिनेशन जॉन ड्राइडन ने कहा है। आपको केवल शब्दों पे ध्यान देना है। even if you are going to face any interview, in that interview you have to remember these 3 or 4 points कि पोइट्री क्या होता है, इट्स अ मेट्रिकल composition। and already I told you what is metrical composition. Metrical composition means stress and unstressed pattern of syllable। अभी मैं आपको आगे उसको बताऊंगा सिलेबल क्या है, स्ट्रेस कैसे होता है, अनस्ट्रेस कैसे होता है, क्योंकि ये चीज जो है यहाँ पे दिया गया है, इसलिए आई एम शेयरिंग विद यू कि पोइट्री इज अ मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। इसमें मीटर होता है, और पोइट्री की रचना को हम रिटन नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन होता है, वह आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन होता है। दिस इज वाई वी यूज द वर्ड पोइट्री इज अ मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। इट इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर, और यह एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें प्लेजर को ट्रूथ के साथ यूनाइट किया जाता है बाय कॉलिंग इमेजिनेशन। तो देखिए 3 शब्द आए हैं, एक तो प्लेजर आया हुआ है, दूसरा ट्रूथ आया हुआ है, तीसरा इमेजिनेशन आया हुआ है। रिमेंबर दैट 3 पॉइंट, प्लेजर, ट्रूथ और इमेजिनेशन। अभी मैंने 2 लेक्चर आपको दिया कि व्हाट इज लिटरेचर, बार बार मैं इन सब चीजों पे फोकस कर रहा था कि प्लेजर है, प्लेजर के साथ उसमें इमेजिनेशन है, उसमें ट्रूथ है। यू विल कम टू नो कि वट एवर आई हैव शेयर्ड विद यू इन माई प्रीवियस लेक्चर, दोज वर्ड्स अल्टीमेटली have been those are not the words of Mr. Shamim, but those are the words of critics, because I read these critics, then whatever the experiences I got I shared with you। तो आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या है, मेट्रिकल कंपोजिशन ध्यान में रखना है। इट इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द रिसर्च या रीच, ऐसी ही करके कुछ शब्द, इट्स नॉट क्लियर हियर। तो एंड आगे है, एंड इट्स इसेंस इज इन्वेंशन। इसका जो इसेंस है वह इन्वेंशन है, डिस्कवरी नहीं है। कह रहे हैं कि पोइट्री में नई चीजों का आविष्कार किया जाता है। 2 चीजें आप ध्यान में रखिएगा, डिस्कवरी इज अनदर थिंग, रिसर्च इज अनदर थिंग, इन्वेंशन इज अनदर थिंग। डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि केवल खोज करना, उसका अस्तित्व पहले से मौजूद रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, आप वहां पे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे जिसने उसको डिस्कवर कर दिया। इन्वेंशन का मतलब ये होता है कि वो चीज मौजूद ही नहीं रही है, बहुत सारी चीजों को मिला करके आपने उसका आविष्कार किया। इन्वेंशन का मतलब कि द थिंग विच हैज बीन मेड बाय यू इट डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे ये कहा जाता है बल्ब का आविष्कार किसने किया, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया, तमाम जो, अगर मोबाइल का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का, इट मीन दैट इट वाज नॉट नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर इट्स कमिंग। इसके आने से पहले उसका अस्तित्व नहीं था। तो इन्वेंशन आविष्कार, डिस्कवरी खोज। रिसर्च का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को पुनः, री माने पुनः, सर्च का मतलब ढूंढना। लेकिन उसमें क्या होता है, रिसर्च में जो चीजें बिखरी हुई हैं, उन बिखरी हुई चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से आप एक जगह लाते हैं और उसमें कुछ आप नई चीजें जोड़ते हैं, तभी वह चीज क्या होती है, रिसर्च होती है। तो 3 शब्द होता है, रिसर्च, डिस्कवरी और इन्वेंशन। लेकिन जॉन ड्राइडन ने ये कहा है कि जो कोई, सॉरी जॉन ड्राइडन नहीं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है जो तीसरी डिफिनीशन है। तीसरी डिफिनीशन के जो राइटर है वो कौन है, जॉनसन है, JOHNSON। जॉनसन की यह डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें मेट्रिकल कंपोजिशन है, उसमें प्लेजर है, उसमें ट्रूथ है बाय कॉलिंग इमेजिनेशन है, एंड इट्स इसेंस इज इन्वेंशन। तो आई जस्ट वांट टू नो योर रिस्पॉन्स कि क्या आपको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का यह डिफिनीशन समझ में आ गया, या मैं कुछ और एक्सप्लेन करूं। एनीवन कैन रिस्पॉन्ड।
स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। और कोई बता सकता है? मुझे लगता है कि देवेश भाई शायद कह रहे थे स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो आप थोड़ा सा अपने साइड में करिएगा, उसके साथ कुछ दिक्कत होती है शायद, कुछ साइड में करने से वो नजर आता है समथिंग, आई डोंट नो, या हो सकता है नेटवर्किंग इश्यू। उसके बाद देखिएगा एक फोर्थ डिफिनीशन है जो कार्लाइल की है। कार्लाइल एक क्रिटिक थे, CARLYL, कार्लाइल कहते हैं, पोइट्री वी कॉल पोइट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। पोइट्री को हम कौन सा नाम देते हैं? म्यूजिकल थॉट नाम देते हैं। पोइट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट। पोइट्री में क्या होता है? म्यूजिकल थॉट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू विल कम टू नो कि कितनी सारी चीजें जो है कही गई है। कार्लाइल क्या कहते हैं, कार्लाइल का अपना क्या कहना है, और लोगों का क्या कहना है, ये सब चीजें हमें पता होना कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा, रॉबर्ट ब्रिज ने क्या कहा, स्विनबर्न ने क्या कहा। तो दीज आर द वेल नोन डिफिनीशंस विच वी शुड नो, जो हमें पता होना चाहिए या इससे हमें वाकिफ होना चाहिए। Now the next definition which I want to tell you, that is the fifth definition. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, मुझे लगता है हर आदमी जो लिटरेचर पढ़ा है वो याद किया रहता है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डिफिनीशन है, और एक बार नहीं कई बार ये पूछी जा चुकी है कि पोइट्री इज द spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. So what I want to say, you have to go with this definition. आपको इस definition से भी जाना चाहिए या इसको आपको कवर करना चाहिए। नेक्स्ट डिफिनीशन जो आपको मैं बताना चाहता हूं, दैट इज अगेन, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ का। पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। ये भी बात किसने कही है? वर्ड्सवर्थ ने कही हुई है। नेक्स्ट डिफिनीशन है कि पोइट्री कंसिस्ट्स इन बेस्ट थॉट्स पुट इन बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। यस्टी कॉलरिज ने कहा है कि पोइट्री में सबसे अच्छे विचार आते हैं, सबसे अच्छे शब्दों के माध्यम से सबसे अच्छे ऑर्डर में वे रखे जाते हैं। इसका मतलब कि सबसे अच्छे विचार किस में आते हैं? पोइट्री में आते हैं। और उन अच्छे विचारों को जो है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? उन अच्छे विचारों को बेहतरीन ढंग से कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया जाता है बेस्ट वर्ड्स और बेस्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट पॉइंट है, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। पीबी शेली की डिफिनीशन है कि पोइट्री जो है ये आपका क्या है? इज द रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड करता है जो बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट लाइफ का होता है, साथ ही साथ बेस्ट या बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। अच्छे मोमेंट का, अच्छे विचारों को यह रिकॉर्ड करता है। तो ये बात किसने कही है? पीबी शेली ने कही हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो नाइन्थ है, आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी मैं कह रहा हूं कि यह इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सी मैंने की इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिफिनीशन, विलियम वर्ड्सवर्थ की डिफिनीशन, एसटी कॉलेज की डिफिनीशन, पीबी शेली की डिफिनीशन। फिर जो नाइन्थ डिफिनीशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, वो क्या है? पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इतना ही कहा जाता है कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कई बार पूछा गया कि यह किसकी डिफिनीशन? इट्स द डिफिनीशन ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। जो पोइट्री है यह जीवन की आलोचना है। मैंने सुबह के भी क्लास में कहा था कि लिटरेचर इज नथिंग एट ऑल, इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। लिटरेचर इज नथिंग एट ऑल, it's the reflection of your life. In the same way, you will come to know
Matthew Arnold says that poetry is the criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth। और साथ ही साथ जो पोइटिक ट्रूथ के जो लॉज हैं उसके माध्यम से जो डिफिनीशन ऑफ जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है वो प्रेजेंट किया जाता है और उसमें पोइटिक ब्यूटी नजर आती है। तो दीज थिंग्स वी फाइंड हियर, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू से poetry is the rhythmic creation of beauty। जस्ट 11th में मैं आया हूं कि पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ एडगर एलन पो। एक क्रिटिक है एडगर एलन पो, उनका डिफिनीशन है कि पोइट्री में रिदम होता है। यू विल कम टू नो जितने क्रिटिक है उन्होंने कुछ ना कुछ बात कही हुई है कि कोई रिदम को लेकर के, कोई मेट्रिकल कंपोजिशन को लेके, कोई म्यूजिक को लेकर, कोई प्लेजर को लेकर के, कोई इमेजिनेशन को लेकर के अपने अपने ढंग से लोग बात कहीं ना कहीं ये सब चीजें रखते हैं कि पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। नाउ द नेक्स्ट डिफिनीशन जो मैं छोड़ा हुआ था 10th वाला, पोइट्री इज एन इंडेवर टू कंडेंस आउट ऑफ द फ्लाइंग वेपर्स ऑफ द वर्ल्ड एन इमेज ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। डब्ल्यू बी येट्स की डिफिनीशन है, ये पूछी नहीं गई है लेकिन हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो डब्ल्यू बी येट्स हैं उन्होंने क्या कहा कि पोइट्री इज एन एंडेवर, पोइट्री एक प्रयास है टू कंडेंस आउट ऑफ द फ्लाइंग वेपर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का जो वेपर्स है जो उड़ रहा है उससे बाहर निकलने का, और हम क्या करते हैं उसी चीज का एक इमेज ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। ह्यूमन परफेक्शन का एक इमेज मतलब जीवन में जो घटित हो रहा है, दुनिया में जो घटित हो रहा है उसकी एक तस्वीर या उस मानव जीवन से संबंधित एक तस्वीर की झलक पोइट्री में देखने को मिलती है। नाउ द डिफिनीशन जो 12th है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शेक्सपियर का, द बेस्ट पोइट्री इज मोस्ट फेनिंग बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। जो जितनी अच्छी पोइट्री है उसमें उतना ही झूठ है और वह किस पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है। शेक्सपियर की इस डिफिनीशन को आपको ध्यान में रखना है। द बेस्ट पोइट्री इज मोस्ट फेनिंग बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। Now the 13th, poetry is the sister of sorrow. Every tear is a verse and every weeping heart is a poem। ये एंडरसन का डिफिनीशन है, एक क्रिटिक है एंडरसन, ये उनका डिफिनीशन है। उन्होंने कहा पोइट्री इज द सिस्टर ऑफ सारो, एवरी टीयर इज अ वर्स एंड एवरी वीपिंग हार्ट इज अ पोएम। आई थिंक you are in position to understand। anyone can respond me, anyone can respond me। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो, नॉट एट ऑल। So there is the definition number 13, poetry is the sister of sorrow, every tear is a verse and every weeping heart is a poem। बहुत सिंपल सा कि जो दुख जो पोइट्री है यह दुख की बहन है और हर आंसू जो है वह क्या है, कविता है, और हर रोता हुआ हृदय जो है पोयम है। यह एंडरसन का डिफिनीशन है, एंडर का डिफिनीशन है, उन्होंने ये कहा हुआ है। नेक्स्ट है 14, व्हाट इज पोइट्री। पोइट्री क्या है but the thoughts and words in which emotion spontaneously embodies itself। J.S. मिल एक क्रिटिक है, J.S.मिल, J.S. मिल नाम के क्रिटिक है। उन्होंने कहा कि पोइट्री कुछ नहीं बल्कि क्या है, व्हाट इज पोइट्री बट द थॉट्स एंड वर्ड्स। पोइट्री क्या है, यह विचारों और शब्दों का समूह है जिसमें इमोशन को शानदार ढंग से इम्बॉडीज किया जाता है, एक आकृति दे करके जो है उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो पोइट्री के लिए उन्होंने तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए कि पोइट्री में थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, इमोशन है, और इन सबको मिला करके उसको एक स्ट्रक्चर या एक रूप दिया जाता है, तब जाके पोइट्री तैयार होती है। डिफिनीशन नंबर 15 है, पोइट्री इज द परपिचुअल इंडेवर टू एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ द थिंग एंड टू पास द ब्रूट बॉडी एंड सर्च द लाइफ एंड रीजन विच कॉजेज इट टू एग्जिस्ट। यह जो है इमर्सन का डिफिनीशन, इमर्सन एक क्रिटिक है, उन्होंने कहा, इमर्सन का EMERSON, इमर्सन, EMERSON। तो ध्यान में रखना है उन्होंने क्या कहा
कि पोइट्री इज द परपिचुअल इंडेवर। पोइट्री जो है यह एक ऐसा जो है शाश्वत प्रयास है। परपिचुअल एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा प्रयास है टू एक्सप्रेस द स्पिरिट, जिसमें हम अपनी चेतना की अभिव्यक्ति करते हैं ऑफ द थिंग, चीजों के प्रति, एंड टू पास द ब्रूड बॉडी एंड सच द लाइफ एंड रीजन विच कॉजेज टू एग्जिस्ट। और साथ ही साथ हम इसको अपनी बॉडी और साथ अपने तर्क और तमाम चीजों को इसमें जो है संवारते हैं या प्रेजेंट करते हैं, जो चीजें हमारे में पाई जाती या एग्जिस्ट करती हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे बात की कि हमारा रीजन भी और यह हमारा स्पिरिट भी एक्सप्रेस करता है, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बात की है। डिफिनेशन नंबर 16 है, बाई पोइट्री वी मीन, करें जो पोइट्री है उसमें हमारा कहने का मतलब है वी मीन द आर्ट ऑफ इम्प्लाइंग वर्ड्स इन सच अ मैनर, कि हम उसमें शब्दों को इस तरह से रखते हैं एज टू प्रोड्यूस एन इल्यूजन ऑन द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के माध्यम से एक भ्रम की स्थिति, इल्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, कि एज such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by means of words what the painter does by means of color। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, मैकाले का डिफिनीशन है, और जब भी पूछा गया है यहीं से पूछा गया है, वह कौन सी चीज है? द आर्ट ऑफ डूइंग बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स। पोइट्री में हम वही काम शब्दों के माध्यम से करते हैं जो पेंटर कलर के माध्यम से करता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज आई जस्ट टोल्ड यू कि मैकाले सेज, कि मैकाले का ये कहना है कि जो काम पेंटर जो है कलर के माध्यम से करता है, वही काम पोएट शब्दों के माध्यम से पोइट्री में करता है। कलरिंग वहां पर भी है जीवन का, और जीवन में कलर, जीवन में कलर लाने का काम पोइट्री में भी किया जाता है, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। Now the next definition, that is the 17th. Poetry is the utterance of a passion of truth, beauty and power. Poetry is the utterance of a passion of ब्यूटी एंड पावर। ये डिफिनेशन किसका? ले हंट का है। LEIGH, ले हंट, HUNT, हंट। ले हंट कहते हैं कि जो पोइट्री है उसमें अभिव्यक्ति है पैशन की, पैशन ऑफ ट्रूथ है, मतलब उसमें हम ट्रूथ की अभिव्यक्ति है और ब्यूटी की अभिव्यक्ति है और पार की अभिव्यक्ति है। पार भी है, ब्यूटी भी है और ट्रूथ भी है, ये सारी चीजें हैं। इमोशन इज नॉट पोइट्री। 17 डिफिनेशन नंबर 18, लास्ट डिफिनेशन, इमोशन इज नॉट पोइट्री बट द कॉज ऑफ पोइट्री। जो भावनाएं हैं वे पोइट्री नहीं है, बल्कि वे पोइट्री को जन्म देती हैं। एंड द इमोशनल एक्सप्रेशन इज ओनली पोइट्री। जब आप इमोशन की अभिव्यक्ति करते हैं तभी वह पोइट्री बनती है। इट टेक्स ए ब्यूटीफुल फॉर्म, जब यह खूबसूरत आकार ले लेती है। ये बात किसने कही है? EMG लैम्बॉर्न ने कहा है, वो भी एक क्रिटिक है, उन्होंने इस चीज को कहा है। तो मैंने डिफिनेशन नंबर 1 से लेकर के डिफिनेशन नंबर 18 तक क्लियर किया कि ये जो पोइट्री की डिफिनेशन है। इसके अलावा अगर आप और कोई डिफिनेशन पाते हैं तो यह आपकी ड्यूटी है कि आप उस डिफिनेशन को उसमें लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इफ यू गेट एनी अदर डिफिनेशन तो यू कैन जस्ट लर्न and you can just go with that definition. So what I want to say, what I want to tell you, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। एंड व्हाट इज दैट थिंग, दैट इज कि इसमें ये रहा है। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि कौन कौन सी डिफिनीशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। एक तो वर्ड्सवर्थ की डिफिनीशन, दूसरा तीसरे नंबर पे जो डिफिनीशन है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिफिनीशन तीसरे नंबर पे। वर्ड्सवर्थ की दोनों डिफिनीशन, डिफिनीशन नंबर 5 और 6 को आपको ध्यान में रखना है। मैथ्यू अर्नॉल्ड की डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसके अलावा एसटी कॉलेज, पीबी शेली की उनके ऊपर है, उनकी डिफिनीशन। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की डिफिनीशन, मैकाले की डिफिनीशन। इतनी डिफिनीशंस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आप कुछ और रट सकिएगा तो रट लीजिएगा। एक डिफिनीशन यहाँ पे छुपा हुआ है जो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, अगर आपके पास टाइम होगा तो लिखिएगा, अदरवाइज मैं उसको लिख करके भेज दूंगा आपको। एंड दैट डिफिनीशन इज कि पोइट्री इज poetry is not a turning loose of emotion, it's an escape from emotion, it's not the expression
एंड व्हाट इज दैट डिफिनेशन? दैट डिफिनेशन इज कि poetry is not a turning loose of emotion, it's an escape from emotion. It's not the expression of personality, it's an escape from personality. This definition has been spoken by whom? This definition has been spoken by टीएस इलियट, थॉमस स्टन्स इलियट ने जो है इस चीज को उन्होंने कहा है कि ये चीज उसमें रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। आर यू गेटिंग द स्क्रीन? हेलो। या एक्चुअली मैं पता नहीं बीच में कैसे स्क्रीन जो है हो गया था। जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू गेटिंग द स्क्रीन, इट मींस दैट यू ऑल आर गेटिंग, बिकॉज आई गॉट द रिस्पांस ऑफ समवन। 1 से लेकर 18 तक का ये रिस्पांस मैंने आपको दिया हुआ है, 1 से लेकर 18 तक। या कि अच्छा, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? या नाउ। या जो 13 नंबर पे राइटर है उनका नाम है एंडर, ANDRE, एंडर। पोइट्री इज द सिस्टर ऑफ सारो, एवरी टीयर इज अ वर्स एंड एवरी वीपिंग हार्ट इज अ पोयम। एंडर, ANDRE। नाउ कम टू नो दैट इज द सेकेंड थिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग? वर्ड्स फॉर्म। अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड्स फॉर्म है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। और वर्ड्स फॉर्म में जो है ये चीज आ रहा है कि वर्ड्स क्या होता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स क्या है? वर्ड्स इज द मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स है वह क्या है? मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है, इसमें लिखा भी है कि वर्ड्स इज द मेट्रिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। शब्दों को जब आप मीटर में पिरो करके रखते हैं, शब्द तो कोई भी हो सकता है, नॉवेल में भी लिखा गया शब्द है, पोइट्री में भी लिखा गया शब्द है, प्रोज में भी लिखा गया शब्द है। लेकिन केवल यही फर्क होता है कि पोइट्री में जब आप शब्दों को रखते हैं तो वे जो है क्या होते हैं? मेट्रिकल फॉर्म में रखे जाते हैं। मेट्रिकल फॉर्म का मतलब होता है कि उसका स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न देखा जाता है कि किस शब्द पर कितना जोर देना है, किस शब्द पर कितना जोर नहीं देना है। और उसी जो है पैटर्न को ही जब आप एडॉप्ट करते हैं तब वह क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है। तो पोइट्री की लाइन को क्या कहा जाता है? पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है। अभी तक पहले सेक्शन में मैंने आपको केवल एक चीज बताई हुई है, वह कौन सी चीज रही है? आपको डिफिनीशन ऑफ पोइट्री। अब दूसरे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पोइट्री का सबसे पहला चीज होता है वह क्या होता है? वर्स होता है। पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वह जो है किसमें लिखी होती है? वह मीटर में होता है। तो अगर कोई पूछता है कि वर्स क्या है, वर्स इज द मेट्रिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। शब्दों को मीटर के स्ट्रक्चर में रखना ही आपका क्या कहा जाता है? आपका वर्ड्स कहा जाता है। कंपोजिशन से रिटेन इन मीटर करें कि अगर कोई चीज मीटर में लिखी गई है, आल्सो नोन एज वर्ड्स। अगर कोई चीज हम मीटर में लिखते हैं तो हम उसको भी वर्ड्स कहते हैं। कंपोजिशन, कोई भी रचना रिटेन इन मीटर जो मीटर में होती है, आर आल्सो नोन एज वर्ड्स, उसको हम वर्ड्स के नाम से जानते हैं। देयर आर थ्री मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। कह रहे इंग्लिश में 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स। देयर आर 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। पहला है ब्लैंक वर्ड्स। आर यू गेटिंग माई वॉइस?
आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ, जो सबसे पहला है, इंग्लिश में तीन मेजर फॉर्म ऑफ वर्ड्स है। पहला है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स की डिफिनीशन दे रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स की सबसे पहली डिफिनीशन यही होती है कि ब्लैंक वर्ड्स की जो लाइनें हैं वह आयाम्बिक पेंटामीटर में होंगी। किस में होंगी? आयाम्बिक पेंटामीटर में। ब्लैंक वर्ड्स की सबसे पहली पहचान यही है कि यह आयाम्बिक पेंटामीटर में होगी। इट कंसिस्ट्स ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स की जो लाइनें हैं वे आयाम्बिक पेंटामीटर में होंगी, जिसमें 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्ड्स होगा। अब देखिए यहाँ पे बार बार वही मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, अनस्ट्रेस का मतलब होता है कि जिस पर बगैर दबाव दिए हुए आप उच्चारण करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को आप कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं आपसे एक चीज शेयर करूं या मैं अगर आपसे एक बात कहूं, क्या चीज शेयर करूं? क्या कि अगर इफ आई टेक माई ओन नेम, अगर मैं अपना नाम लूं कि शमीम। अब आप देखिए शमीम, तो जो मेरा नाम है, मेरा नाम है शमीम। शमीम एक शब्द हो गया, लेकिन इस शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें दो सिलेबल आएगा। इसका मतलब ये होता है जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय आपकी जुबान जहां पर जाकर के रुक जाती है, शब्द का वह हिस्सा क्या कहा जाता है? सिलेबल कहा जाता है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल का मतलब होता है कड़ी। जैसे कोई जंजीर होती है तो उस जंजीर में कई कड़ियां होती हैं, कई कड़ियां मिला करके जंजीर बनती है। ऐसे ही एक जो लाइन होती है, पोइट्री की जो एक वर्स होती है, एक लाइन होती है, उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्दों को मिला करके एक लाइन बनता है। लेकिन वही जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को और छोटी इकाई में बांटा जाता है। उस इकाई को क्या कहा जाता है? सिलेबल कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक शब्द है, लेकिन जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें तीन सिलेबल आता है, ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जब प्रोनाउंसिएशन की सही जानकारी होगी तभी हम सिलेबल को निकाल पाएंगे। पता चलिए जहां पे तीन निकलता है वहां हम चार कर सकते हैं, जहां पे एक निकलता है वहां पे हम दो कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। मीटर तब समझ में आएगा जब हमें सिलेबल समझ में आएगा। और व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल इज नथिंग एट ऑल, इट्स द पार्ट ऑफ वर्ड or the whole word where our sounds stop naturally during pronunciation। किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय जहां पर हमारी आवाज जाकर के नेचुरली, स्वाभाविक रूप से रुक जाती है, वह शब्द का हिस्सा क्या कहा? आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल। इट्स नॉट विजिबल। ओके, नाउ इज इट विजिबल? Okay, I'm getting your voice. I'm getting your voice. Just what did I tell you? I was telling you कि वर्ड्स फॉर्म, एंड दिस वर्ड्स फॉर्म में सबसे पहले मैं ब्लैंक वर्ड्स बता रहा था। और ब्लैंक वर्ड्स में मैंने आपको ये बताया कि जो ब्लैंक वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स क्या है? अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है। ब्लैंक वर्ड्स मीन्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स। दूसरा चीज इसमें क्या होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। जब भी वर्ड आएगा आयाम्बिक, तो आयाम्बिक का मतलब होता है अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाई स्ट्रेस। यू कैन राइट डाउन, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि आयाम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल। IAMBIC, iambic means
Unstressed syllable is followed by stressed syllable. Yeah, unstressed syllable is followed by stressed syllable. Unstressed syllable is followed by stressed syllable. पेंटा माने फाइव। पेंटा जो होगा यह ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? फाइव। पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, टेट्रा। So I think that you are in position to understand what I want to tell you. जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो वर्स फॉर्म है, वर्स फॉर्म में पहला ब्लैंक वर्स होता है। ब्लैंक वर्स को ब्लैंक वर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अनराइम्ड होता है, इसमें राइमिंग नहीं होता। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, यह जो है किसमें होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयाम्बिक का मतलब क्या होगा? पहला जो सिलेबल आएगा वह अनस्ट्रेस होगा, दूसरा वाला सिलेबल क्या होगा? स्ट्रेस होगा। टोटल कितने सिलेबल होंगे? 10 सिलेबल होंगे। 10 में से पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा अनस्ट्रेस, चौथा स्ट्रेस, पांचवा अनस्ट्रेस, छठा स्ट्रेस, ऐसे ही पैटर्न पे बनता चला जाएगा। इसीलिए लिखा गया कि अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाई स्ट्रेस। तो अगर आप इसमें देखेंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्लैंक वर्ड्स इट कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। इसमें जो लाइनें होती हैं वह आयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आयाम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस, मतलब एक शुरू का जो सिलेबल होगा वह अनस्ट्रेस होगा और जो बाद का सिलेबल होगा वह स्ट्रेस्ड होगा। कितने सिलेबल होंगे? 10 सिलेबल होंगे। जब 10 सिलेबल होंगे तो कितना फीट हो जाएगा? 5 फीट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसमें 5 स्ट्रेस सिलेबल होंगे, 5 ऐसे सिलेबल होंगे जिस पर दबाव दिया जाएगा, और 5 ऐसे होंगे जो अनस्ट्रेस होंगे, जिस पर दबाव नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यह क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है, विच आर अनराइम्ड, हेंस द टर्म ब्लैंक। कह रहे हैं कि यह अनराइम्ड होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ही होता है खाली, लेकिन खाली किसकी, किस पैटर्न पर? खाली का मतलब ये कि इसमें राइम पैटर्न नहीं है, इस वजह से राइम पैटर्न इसमें नहीं फॉलो किया जाता है, राइम पैटर्न को, इस वजह से इसको ब्लैंक कहा गया। इट इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म कौन सा रहा है? इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म ब्लैंक वर्ड्स रहा है, दिस डिफिनेशन। और ब्लैंक वर्ड्स को ब्लैंक वर्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राइम पैटर्न नहीं होता। और यह किस मीटर में होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयाम्बिक का मतलब क्या होता है? अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाई स्ट्रेस। पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 5 फीट। इसका मतलब क्या होगा? जो 5 सिलेबल होगा अनस्ट्रेस होगा और 5 स्ट्रेस होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्ल ऑफ सरी। ब्लैंक ब्लैंक वर्स को अंग्रेजी में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है? अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया है। किसमें इंट्रोड्यूस किया है? इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक। उन्होंने एक किताब का ट्रांसलेशन किया था, बुक सेकेंड और बुक फोर का। किसकी किताब का? ऑफ वर्जिल द एनीड। वर्जिल की एनीड का, जो कब आई है? 1540 ईस्वी में आई है। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना कि आखिर ब्लैंक वर्ड्स को किसने अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस किया था? तो हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने किया था। और कब किया था? जब इन्होंने वर्जिल की किताब एनीट का ट्रांसलेशन किया था। ट्रांसलेशन कब? 1540 में। और कौन सी किताब? दो किताब, बुक सेकेंड और बुक फोर का ट्रांसलेशन। फिर आगे कह रहे हैं इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एंड लेटर पोइटिक ड्रामा। कह रहे हैं कि यह एलिजाबेथन एज का एकदम से आइडियल मीटर बना है। इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर, मतलब यह एक तरह का स्टैंडर्ड मीटर था एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज में, एज ऑफ जॉन मिल्टन, उसके बाद रोमांटिक एज में, विक्टोरियन एज में सबसे ज्यादा
इसीलिए इसके लिए कौन सा वर्ड आया था कि विच वर्ड्स फॉर्म वाज द पॉपुलर मींस पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मोस्ट पॉपुलर हिंदी हार्ड और लव ने यूज किया। एलिजाबेथ एज में कौन सा सबसे आइडियल मीटर था? ब्लैंक वर्स था। आप उदाहरण दे रहे हैं कि किन किन लोगों ने ब्लैंक वर्स का यूज किया है अपनी किताब में। जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर हिज एपिक पैराडाइज लास्ट 1667 में। जेम्स टॉमसन फॉर हिज डिस्क्रिप्टिव एंड फिलोसफिकल द सीजन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्योंकि द सीजन ऑगस्टन एज में आती है और ऑगस्टन एज में ज्यादातर जो चीजें लिखी गई थी वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी, लेकिन द सीजन ऐसा है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है द सीजन किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। बाकी हमें पता ही है पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीगेन दोनों ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है जिसका नाम द प्रील्यूड है, जो 1805 ईस्वी में आई है, वह भी किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट है आल्फ्रेड जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से आपके सामने नजर आ रहा है। इज इट विजिबल? नेक्स्ट पेज। ओके ओके ओके। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक राइटर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी नैरेटिव पोयम जिसका नाम है इडल्स ऑफ द किंग, जो 1891 में आई है, वह भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी किताब द रिंग एंड द बुक भी, जो कि 1868 से 69 के बीच में आई है, वह भी ब्लैंक वर्ड्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अमूमन हम लोगों को कंफ्यूज करता है, टीएस एलियट ने अपनी किताब द वेस्ट लैंड भी ब्लैंक वर्स में लिखी है। ज्यादातर जगहों पे आपको ये मिलता है कि वह ज्यादातर मतलब कुछ जगहों पे ऐसा लोग कह देते हैं फ्री वर्स में क्योंकि वो मॉडर्न एज के हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि द वेस्ट लैंड ब्लैंक वर्स में है। और ये बात कहाँ से है? एम एच एब्राम से लिया गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। टीएस एलियट की किताब द वेस्ट लैंड ब्लैंक वर्स में है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ लिरिक्स, बहुत सारे ऐसे लिरिक्स हैं जो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं, जैसे वर्dsworth का टिंटन अबे, टेनिसन का टीयर्स ईडल टीयर्स, एंड कॉलरिज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, वाइल एंड वैलांस स्टीवेंस संडे मॉर्निंग आर कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स। मैं फिर से आपको रिवीजन कर दूं क्योंकि क्वेश्चन हर साल आता है ब्लैंक वर्ड से, इसलिए मैं बहुत ग्रेजुअली बहुत स्लोली चीजों को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि ब्लैंक वर्ड्स को ब्लैंक वर्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें राइम पैटर्न नहीं होता। नंबर 1 पॉइंट। ब्लैंक वर्ड्स किस मीटर में होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयाम्बिक का क्या मतलब होता है? आयाम्बिक का मतलब कि अन स्ट्रेस इज फॉलोड बाई स्ट्रेस। कौन सी चीज अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाई स्ट्रेस? इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो भी सिलेबल आया हुआ है उसमें से पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, बगैर दबाव दिए हुए उसका उच्चारण करना होगा। दूसरे सिलेबल पर आपको दबाव देना पड़ेगा, इसीलिए लिखा गया अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाई स्ट्रेस। कितना सिलेबल होगा? 10 सिलेबल होगा। 10 में से 5 स्ट्रेस्ड होगा और 5 अनस्ट्रेस्ड होगा। फिर उसके बाद जो है एक और पॉइंट आता है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा पॉइंट है कि यह आइडियल मीटर किस एज में था? एलिजाबेथन एज में था। एलिजाबेथन एज में जो भी ड्रामा लिखा गया वह सब ब्लैंक वर्स में, शेक्सपियर का उसके बाद के जो ड्रामा आए हुए हैं। फिर आपको ये बताने की मैंने कोशिश की, केवल एलिजाबेथन एज में नहीं, जैकोबियन एज में, एज ऑफ जॉन मिल्टन में, रोमांटिक एज में, विक्टोरियन एज में भी ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। और यह इंग्लिश लिटरेचर का आइडियल वर्ड्स फॉर्म या द मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म रहा है। फिर आपको ये बताया गया कि वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं। मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, विलियम शेक्सपियर के जितने प्ले हैं, इसका मैं खुद जो है आपके जो है क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले है उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। टीएस एलियट का द वेस्ट लैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, टेनिसन का इडिल्स ऑफ द किंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक है, टीएस एलियट का द वेस्ट लैंड है। और इसके अलावा कुछ लिरिक्स के भी नाम दिए गए हैं। वर्ड्सवर्थ का टिंटन है, टेनिसन का